शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग शिक्षा शास्त्र बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है शैशवावस्था। शैशवावस्था में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास एवं प्रभावित करने वाले कारक। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस रूप में होता है। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास को बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है क्रो व क्रो, यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था में शारीरिक विकास किन के रूपों में दिखने को मिलता है। तो इसमें जो पहला है शारीरिक विकास वो है भार, ठीक है। तो भार हम देखते हैं कि शैशवावस्था में किस तरह से बढ़ता है। तो भार को देखने के लिए हम शैशवावस्था में जो बालक होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं दोनों को हमें देखना है, ठीक है। बालक जो होते हैं और बालिकाएं, ठीक है। जो बालक होते हैं उनका जन्म के उपरांत जो उनका भार होता है वो होता है 7.15 पौंड, ठीक है। लेकिन जो बालिकाएं होती हैं इनका जन्म के उपरांत जो भार होता है वो होता है 7.13 पौंड। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो भार होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जो शारीरिक भार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इस तरह से हम देखते हैं तो प्रथम के जो 6 माह होते हैं, 6 माह में जो शैशवावस्था के नवजात शिशु होते हैं इनका जो भार होता है सीधे 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, जबकि 1 वर्ष में यही भार 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक के भार में विकास होता है, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा लंबाई, ठीक है। क्या था, लंबाई। लंबाई में किस तरह से विकास होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें भी दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, बालक की लंबाई और बालिका की लंबाई, ठीक है। बालक और बालिका, ठीक है। जन्म के उपरांत बालक की जो लंबाई होती है वो होती है 20.5 इंच। कितनी होती है, 20.5 इंच, जबकि जो बालिका की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20.3 इंच, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की जो लंबाई होती है क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन 3 से 4 वर्ष में जो बालिकाओं की लंबाई होती है बालकों की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक की जो लंबाई होती है पहले जन्म के उपरांत बालिकाओं से अधिक होती है, लेकिन 3 से 4 वर्षों में क्या होता है कि बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक की लंबाई का विकास होता है, ठीक है। अब इसके बाद से आता है हमारा सिर व मस्तिष्क। क्या था, सिर व मस्तिष्क, इसका विकास हम ये देखते हैं। सिर व मस्तिष्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बालक के कुल शरीर की जो लंबाई होती है उस लंबाई के 1/4 भाग जो लंबाई होती है वह शैशवावस्था में बालक के सिर या मस्तिष्क की होती है। किसकी होती है, सिर या मस्तिष्क की होती है। जबकि शैशवावस्था में बालक के जो मस्तिष्क होते हैं उसके जो भार होते हैं वह 350 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 350 ग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखें तो 6 वर्षों में बालक के कुल शरीर की लंबाई का 80% भाग जो भार होता है वो किसका हो जाता है, मस्तिष्क का हो जाता है, ठीक है। तो इसी रूप में हम हड्डियों का भी देखते हैं कि हड्डियों का विकास कैसे होता है। हड्डियां क्या होती हैं कि शैशवावस्था में बालक की जो हड्डियां होती है वह कोमल होती हैं, कोमल एवं लचीली होती है। क्या होती है, कोमल एवं लचीली होती हैं। और हम कह सकते हैं कि कैल्शियम फास्फेट एवं जो भी अन्य खनिज पदार्थ हैं इन खनिज पदार्थों के माध्यम से क्या होता है, हड्डियों का विकास होता है। और हड्डियों का विकास धीरे धीरे जिस रूप में होता है या जिस प्रक्रिया में होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थिकरण। क्या कहते हैं, अस्थिकरण। या हम इस प्रक्रिया को अस्थि निर्माण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं,
अस्थि निर्माण के नाम से जानते हैं। और सहस्त्रावस्था में बालक के शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहस्त्रावस्था में बालकों के हड्डियों का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं दांत। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद से बताते हैं आप दांत। ठीक है, अब ये जो दांत होता है सहस्त्रावस्था में जो बालक के दांत आते हैं वह 6 या हम कह सकते हैं कि 7 माह में बालक के दांत निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? दांत निकलने लगते हैं। और उस दांत को हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दूध के दांत के नाम से जानते हैं। जो बालक के मुख में दांत होती हैं, जो जबड़े होते हैं, जिसमें निचले हिस्से के बीच वाला जो दांत होता है वह सबसे पहले निकलता है। और हम ये देखते हैं कि 4 वर्ष के लगभग बालक में सभी दूध के दांत क्या होते हैं? निकल आते हैं। जबकि 5वें या 6वें महीने के पांचवें या 6वें वर्ष के लास्ट तक दूध के दांत क्या होते हैं? धीरे धीरे गिरने लगते हैं और अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है अन्य अंग। अन्य अंग में हम देखते हैं कि बालक के कुल शरीर के भार की अपेक्षा जो मांसपेशियों का जो भार होता है, मांसपेशियों का जो भार होता है वह होता है 23%। कितना होता है? 23%। यानी कि अन्य अंग का विकास को हम देखते हैं तो बालक के जो सहस्त्रावस्था में कुल शरीर का जो भार होता है उसका 23% जो भार होता है वह किसका होता है? मांसपेशियों का होता है। और सहस्त्रावस्था में जो बालक का हम कह सकते हैं कि धड़कनें होती हैं वो पहले माह में 1 मिनट में 140 बार धड़कती हैं। कितनी बार? 140 बार धड़कती हैं। जबकि 6 वर्ष में 100 बार हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100 बार हो जाती है। इस तरह से बालक के अन्य अंगों का विकास होता है। अगर जो हम इसमें देखें तो विकास की अवधारणा का तात्पर्य है कि बालक का जो प्रथम की 3 वर्ष होते हैं, इन 3 वर्ष में अनेक प्रकार की क्या होती है? विकास हो जाती हैं और उसका अस्थिकरण बाद के 3 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के सहस्त्रावस्था में शारीरिक विकास मुख्यतः इन तथ्यों के रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सहस्त्रावस्था में बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो कारक है वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम कैसे जानते हैं? वंशानुक्रम क्या होता है? जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि माता पिता के द्वारा प्राप्त जो गुण होते हैं, जो पैतृक या जीन्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, वही क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो भी स्वस्थ शरीर वाले माता पिता होते हैं तो उनके जो संतान होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्वस्थ शरीर के होते हैं। उनका भी स्वास्थ्य कैसा होता है? स्वस्थ होता है। लेकिन कुछ ऐसे माता पिता जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, अनेक प्रकार के एक्सीडेंटल समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिसके माध्यम से उनके जो संतान होते हैं उनके ऊपर उन रोग और उन चोट का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से उनके माता पिता होंगे उस प्रकार से उनका विकास होगा। ठीक है, दूसरा है वातावरण। वातावरण क्या? अतः हम कह सकते हैं कि बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, ठीक है, जिस प्रकार के वातावरण से बिलोंग करता है उस वातावरण के आधार पर उस बालक के शारीरिक विकास होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वातावरण में क्या आता है कि शुद्ध वायु आता है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि धूप आता है जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आसपास के परिवेश आते हैं जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास होता है। अगर जो कोई बालक अच्छे वातावरण से बिलोंग नहीं करता है तो उस बालक का शारीरिक विकास अच्छे रूप से नहीं होता। हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है रोग एवं चोट। वो हम कह सकते हैं कि दुर्घटना। अगर जो बालक किसी भी प्रकार के कोई भी रोग से पीड़ित है या किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया है जिसके माध्यम से वो पीड़ित है, तो इन रोग एवं चोट का भी प्रभाव उस बालक पे पड़ता है, जिसके माध्यम से उस बालक के शारीरिक विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। ठीक है,
अगला है प्रेम और सहानुभूति। को बालक के जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सभी फैक्टरों को विकसित करने के लिए प्रेम एवं सहानुभूति का होना आवश्यक है। जब तक बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूति रूपी व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक बालक का विकास नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में प्रेम एवं सहानुभूति का होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास हो। ठीक है। अगला है खेल व व्यायाम। खेल और व्यायाम का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था में जो भी बालक होते हैं इनको उचित रूप से खेलने का प्रबंध किया जाए, व्यायाम करने का प्रबंध किया जाए, जिसके माध्यम से इनकी जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में क्या होता रहे और निरंतर गतियां आती रहे, जिसके माध्यम से इनके शारीरिक विकास सुचारू रूप से होते रहे। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में खेल और व्यायाम का भी क्या है, प्रभाव है। अगला है विश्राम एवं निद्रा। ठीक है। विश्राम का तात्पर्य क्या है, आराम से, और निद्रा का तात्पर्य क्या है, नींद से। यानी कि बालक के शारीरिक विकास में आराम और नींद की भी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जन्म के उपरांत बालक जो नवजात शिशु होता है वह 15 से 20 घंटे का नींद लेता है, यानी कि सोता है। लेकिन जब बालक 3 या 4 वर्ष का हो जाता है तो कम से कम उसे 12 घंटे का नींद लेना आवश्यक है, जिसके माध्यम से उसके शारीरिक विकास अच्छे से हो सकते हैं। और इसी को हम देखते हैं कि बाल्या किशोरावस्था में, तो बाल्या या किशोरावस्था में भी बालक को नींद की आवश्यकता होती है, जिसमें कम से कम 10 या 8 घंटे सोने आवश्यक है और आराम करने आवश्यक है, जिसके माध्यम से उस बालक का शारीरिक विकास हो सके। ठीक है। अगला है दिनचर्या, नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का तात्पर्य क्या है कि बालक समय से उठे, समय से नहाए, स्नान करे, खाना खाए, खेल, इन सभी जो भी बालक की दिनचर्या होती है, नियमित दिनचर्या, वो पूर्णतः एक समय के अनुसार हो, एक सिस्टम के अनुसार हो, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास हो सके। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि नियमित दिनचर्या भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर जो उसकी दिनचर्या नियमित नहीं है तो उसके शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो सकते। ठीक है। अगला है भोजन, इसे हम पौष्टिक आहार या भोजन के नाम से भी जानते हैं। इसका तात्पर्य है, जैसा कि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर जो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के लिए हमें पौष्टिक भोजन का आवश्यकता है, और इन्हीं के माध्यम से हमारे जो भी शरीर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का विकास हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में पौष्टिक भोजन चाहिए, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास हो सके। इस तरह से हमारा जो अगला प्रभावित करने वाला कारक है वह है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति का तात्पर्य क्या है कि परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, जिसके माध्यम से उस बालक का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में रहने वाला जो परिवार होता है उसका उस समाज में किस प्रकार की स्थितियां, उसकी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, इसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, जिसका प्रभाव शारीरिक विकास पे दिखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास में परिवार की स्थितियां भी एक कारक है, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास होता है। ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, और जो आपका एग्जाम है वो पूर्णतः ऑप्शनल है, और ऑप्शनल क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं इसके बारे में मिल जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, शैशवावस्था में बालक का भार बालिकाओं से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है। अगला है, बालक का भार बालिकाओं से बराबर होता है। तो क्या होता है, बालक का भार बालिकाओं से कम होता है? नहीं, क्या होता है, जन्म के उपरांत जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत बालक का जो भार होता है क्या होता है, बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। हमने कितना बताया था कि 7.15 जो पाउंड होता है वह बालक का भार होता है, जबकि 7.13 जो पाउंड होता है वह किसका होता है, बालिकाओं का होता है। हम कह सकते हैं कि जन्म के उपरांत या शैशवावस्था में बालक का जो भार है वह बालिकाओं से क्या होता है, अधिक होता है। हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार क्या है? तो शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना है, 350 ग्राम। कितना है, 350 ग्राम, या हम कह सकते हैं कि 350 ग्राम। इसके बारे में हमने पीछे आपको बताया है। ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालकों में हड्डियों, ठीक है, की संख्या होती है। तो शैशवावस्था में बालकों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। जबकि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है नवजात शिशु में दूध के दांत निकलने लगते हैं। कब निकलने लगते हैं? तो हम देखते हैं तो 6वें या 7वें माह में निकलने लगते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से हमारा अगला है शैशवावस्था में सिर शरीर की अपेक्षा छोटा होता है, सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, सिर और शरीर दोनों बराबर होते हैं। तो हमने आपको बताया है कि क्या होता है, जो कुल शरीर होता है उसका 1/4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिर जो होता है शरीर की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।